शेनली भैया, बहुत देर से आए। हम आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। कल सगाई है, आज खास तौर पर पूजा करने आया हूँ। थोड़ा देर हो गई, माफ करना। सगाई तो बहुत अच्छी बात है, भैया की दुल्हन बहुत खूबसूरत होगी। हाँ हाँ, हम सब देखना चाहते हैं कि दुल्हन कैसी है। बाबू, आगे मुख्य मंदिर है। सुमिस और दूसरे बाबू ने कहा कि वे पहले साइड हॉल में आपका इंतजार करेंगे। कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? शायद कहीं घूमने गए हों। पहले हम पूजा कर लें। शेनली भैया, आप आ गए। वो स्कर्ट वाली दीदी और वो बदमाश भाई उस बड़े पीतल के घंटे के अंदर हैं। वे अंदर चुंबन कर रहे हैं। बेशर्म, बेशर्म। ये घंटा बहुत भारी है, बहुत भारी, बहुत भारी। अंदर बंद है, हवा भी नहीं आती। भैया, मन करता है कि वे अंदर ही दम तोड़ दें। हाँ हाँ, उन्होंने भैया को तंग किया। सही है, उन्हें दम तोड़ना चाहिए। पता चल गया, धन्यवाद। भैया, आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? क्या उन्हें दुख नहीं हुआ? पता नहीं, भैया की हंसी अजीब थी। शेन बाबू, कुशल मंगल। गुरुजी, मैं श्रद्धालु शेनली हूँ। कल मेरी शादी शी परिवार की बेटी से हो रही है। आज खास तौर पर पूजा करने और आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैं हुगुओ मंदिर के लिए 10,000 तोले दान करना चाहता हूँ। भक्त, आपका बहुत धन्यवाद। मैं पूरे मंदिर की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। गुरुजी, आप बहुत विनम्र हैं। इसके अलावा मेरा एक और निवेदन है। भक्त, कहिए। मैं पीछे के पहाड़ पर शांति की घंटी 108 बार बजाना चाहता हूँ, अपनी मंगेतर के लिए आशीर्वाद लेने, ताकि उसका जीवन शांत और सफल हो, कोई संकट न हो। यह घंटी बाहर से सुनने पर आशीर्वाद है, लेकिन अंदर से सुनने पर जानलेवा है। क्या जानलेवा? हाँ, पीतल की घंटी में आवाज बहुत तेज गूंजती है। अंदर आवाज कई गुना बढ़ जाती है, कान फट सकते हैं। और वो भी 108 बार। यह तो उन्हें बहरा कर देगा। भैया ने हमारी बात सुन ली क्या? यह तो बहुत चालाकी है। भैया बहुत शानदार हैं। यह घंटा जमीन पर रखा है, लटका हुआ नहीं है। कितनी दूर तक आवाज जाएगी? क्या प्रार्थना कर सकते हैं? किंग, तुम्हें यह नहीं पता, इसलिए कि यह जमीन पर रखी है। जमीन से जुड़ी होने पर ही यह असरदार है। राजकुमारी साहिबा परम भाग्यशाली हैं। यह प्रार्थना की घंटी जितनी जोर से बजेगी, उतना ही जोर का कंपन होगा। उनका भविष्य उतना ही सुगम होगा। अमिताभ बुद्ध। शेन जी, आपकी ईमानदारी देखकर आकाश और पृथ्वी हिल उठे हैं। भगवान बुद्ध निश्चित रूप से अनुभव करेंगे। जल्दी करो, घंटी बजाने की तैयारी करो। शेन जी की मंगेतर राजकुमारी शी के लिए प्रार्थना करें। जी, महंत जी। शियाओ, शिनमिंग, यह दान का पैसा, मैं इसे तुम लोगों के लिए गिफ्ट मानता हूँ। मैं इस घंटी को ऐसा बजाऊंगा कि धरती आसमान हिल जाए। शेन साहब, ऐसा मत कीजिए। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? यह घंटी बौद्ध धर्म का पवित्र साधन है। अब यह जमीन पर आराम कर रही है, थोड़ी देर का आराम कर रही है। देखो, यह चमचा घबरा गई। इसका मालिक अंदर है। वो जोड़ा इसको पहरा देने के लिए छोड़ गया था, लेकिन यह पीछे के पहाड़ पर भिक्षु पानी भरते देखने गई। अब घंटी बजेगी तो अंदर वालों के कान फट जाएंगे। यह तो सीधा वार है। तो तुम भिक्षुओं को पानी भरते देखने गई थी? बहुत ईमानदार नौकरानी हो। बुद्ध विश्राम कर रहे हैं। मैंने हजारों रुपए का दान दिया है, तो मुझे खुश होना चाहिए, नाराज नहीं। हटो। नहीं, सच में नहीं। नहीं, मैं दौड़कर आई हूँ। राजकुमारी साहिबा को शांति पसंद है। शेन साहब, आप भी जानते हैं, राजकुमारी को शोर से चिढ़ है। बकवास। राजकुमारी आधे दिन से गायब है। मैं बेचैन हूँ, यहाँ तक कि पुलिस को भी बुलाने की सोच रहा था। अब मैं बहुत पैसे खर्च करके प्रार्थना कर रहा हूँ ताकि राजकुमारी सुरक्षित वापस आए। तुम बहाने बना रही हो, बकवास बोल रही हो। क्या तुम राजकुमारी का बुरा चाहती हो, या फिर तुम्हारा कोई राज है जो घंटी की आवाज से खुल जाएगा? मैं राजकुमारी का बुरा कैसे चाह सकती हूँ? शेन साहब, क्या हम कोई और तरीका अपनाए प्रार्थना करने का? धार्मिक ग्रंथ लिखें, या फिर दीपक जलाएं। 81 अखंड दीप जलाएं, जिसका मतलब है लंबी उम्र और स्थायित्व। कितना अच्छा होगा। गुरुजी, शुभ मुहूर्त आ गया है, समय न गंवाएं। मेरी मंगेतर अब भी मेरे आशीर्वाद का इंतजार कर रही है। यह दुष्ट नौकर वाकई नियम नहीं जानता, जिसने बौद्ध धर्म के पवित्र स्थान पर प्रार्थना में बाधा डालने की हिम्मत की। घंटी बजाओ। नहीं, सच में नहीं हो सकता। इससे जान जा सकती है। इस नियम न जानने वाले को, जो गोंगजी की प्रार्थना में बाधा डाल रहा है, उसे हटाओ। अगर फिर कुछ कहा तो उसका मुंह बंद कर दो। मजा शुरू। भाई को मोटे पैसे वाला व्यापारी कहते हैं।
राजकुमारी के लायक नहीं, सिर्फ उसके जूते उठाने के काबिल है। अब देखो, उसे तांबे की घंटी का स्वाद चखने दो। यह एक प्रहार सिर में गूंज होगी। जूते? शेन मिंग, तुम्हारे पैर भी नहीं बचेंगे। वाह, अंदर के दो लोग जो एक दूसरे से लिपटे थे सीधे अलग हो गए। उस औरत के कान से तुरंत खून बहने लगा। आदमी चिल्ला रहा था लेकिन आवाज बिल्कुल बाहर नहीं आ रही थी। सब बाहर की घंटी की आवाज से दब गया। वे कान बंद करना चाहते थे लेकिन बंद नहीं कर पा रहे थे। वह औरत अभी आदमी को अपने नीचे बचाना चाह रही थी। इस झटके ने आदमी को सीधे बाहर धकेल दिया। घंटी की दीवार से टकराया। बहुत रोमांचक। आदमी ने अपनी जीभ काट ली लगता है। मुंह से खून थूका। शियाओ, तुम जो इतनी ऊंची हो, राजकुमारी, अब तुम गटर के चूहे जैसी बेहाल हो। यह दरार छोटी है लेकिन शियाओ बचपन से मार्शल आर्ट सीखती आई है। अगर उसे बहुत ज्यादा उकसाया गया तो वह इस दरार का सहारा लेकर एक जोखिम भरा प्रयास कर सकती है। दरार से आवाज निकालकर मदद मांग सकती है। उनकी जीवन रेखा को पूरी तरह से काट देना चाहिए। गुरुजी, यह घंटी की आवाज जोर से है लेकिन यह थोड़ी बिखरी हुई लगती है, पर्याप्त एकाग्र नहीं है। शिनशिजू, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे लगता है अगर कुछ विद्वान भिक्षु इस तांबे की घंटी के चारों ओर बैठें, मंत्र पढ़ें और आशीर्वाद दें, धर्म की शक्ति से चारों ओर को बंद करें ताकि आशीर्वाद बाहर न निकले, इस प्रार्थना का प्रभाव निश्चित रूप से बेहतर होगा। शिनशिजू, आप सही कह रहे हैं। यह जमीन पर रखी घंटी वास्तव में ऊर्जा खो देती है। आपने बहुत अच्छी तरह सोचा है। सभी भिक्षु आदेश सुने और घेरा बनाएं। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। यह तो किसी की आत्मा की शांति कर रहा है। फिजिकल मोक्ष। अंदर वाली औरत अभी घंटा उठाने की कोशिश कर रही थी। कंधे की चमड़ी तक फट गई थी, पर बाहर जब कोई बैठ गया तो वह फिर से दब गई। उसका चेहरा सीधे उस आदमी की छाती पर जा लगा और उस आदमी ने उसके चेहरे पर खून थूक दिया। एक महीना पहले जब मैंने हिसाब देखा तो दुकान से 3000 चांदी के सिक्के गायब थे। पता चला कि जयाओ ने वह शेन मिंग के लिए गहने खरीदने में लगा दिया। मेरे पैसे से मेरे सौतेले भाई को पाल रही है और मेरी इज्जत भी मिट्टी में मिला रही है। इस जोड़े ने बेहयाई की हद कर दी है। अंदर के लोगों के सातों छिद्रों से खून बह रहा है। खून घंटे की दीवारों पर छिटक गया है। अब वे दोनों दीवार पर कीचड़ की तरह चिपके हुए हैं। बस दम निकलने वाला है। सालों से घंटा बजा रहा हूँ। आवाज में जरा सा भी फर्क वह तुरंत पकड़ लेता है। रुको, जल्दी रुको। यह घंटी की आवाज कुछ अजीब लग रही है, जैसे कोई चीज अंदर चिपक गई है या फिर अंदर रखी है। आवाज दब गई है। मुझे छोड़ दो। अब बिल्कुल नहीं रुक सकते। अगर अभी घंटा उठाया तो दोनों बुरी तरह जख्मी तो हैं, पर मरे नहीं तो यह बाद में बहुत मुसीबत होगी। जयाओ मार्क्विस की बेटी है। शेन परिवार सत्ता के सामने हमेशा से कमतर रहा है। अगर वे जिंदा बाहर निकले तो हम पर ही उल्टा दोष लगाएंगे। कहेंगे कि मैंने अपनी मंगेतर की हत्या की। मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। मुझे एक ही बार में खत्म करना है ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। महागुरु, क्यों रुक गए? क्या कोई समस्या है? महागुरु, मैंने सुना है प्रार्थना के लिए घंटा बजाना एक साथ होना चाहिए। अगर बीच में रुक जाए तो क्या इसका मतलब है कि राजकुमारी को कुछ हो जाएगा? मुझे पता था कि राजकुमारी का गायब होना अशुभ है। अगर राजकुमारी को कुछ हुआ मैं भी नहीं जीऊंगा। जब भगवान ही नहीं बचा रहे तो मैं भी अपनी बेचारी मंगेतर के साथ चला जाऊं। साहब, ऐसा मत कीजिए। अगर आप भी चले गए तो मालिक का क्या होगा? आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। शेन जी, घबराइए मत। मैंने तो कोई अनहोनी नहीं कही। महाराज, सच कह रहे हैं? लेकिन अभी घंटी से आई आवाज। बस यह आवाज थोड़ी भारी थी। शायद जमीन की नमी की वजह से। कोई बात नहीं, सन्यासी कभी झूठ नहीं बोलते। अगर ऐसा है तो कृपया महाराज जारी रखें। बिल्कुल मत रुकिए। शी जूंजू के लिए पूरे 108 बार बजाइए ताकि उनका जीवन सफल हो और वह 100 साल जिए। मैं और 5000 लियांग दान करूंगा मंदिर के भगवान की मूर्ति पर सोना चढ़ाने के लिए। शेन जी, बहुत उदार हैं आप। सभी भिक्षुओं सुनो, बजाते रहो, जोर से बजाओ। यकीनी करो कि भगवान शेन जी की प्रार्थना सुन ले। बस नहीं हो रहा। वह आदमी आंखें पलटकर हिल रहा है। मुंह से खून के बुलबुले निकल रहे हैं। वह औरत अपना सर घंटी की दीवार पर मार रही है ताकि सुनाई दे, लेकिन बाहर से लट्ठा लगने की वजह से वह बेहोश हो गई। ये दोनों अब फटी हुई गुड़ियों जैसे लग रहे हैं, एक के ऊपर एक होकर जोर से हिल रहे हैं।
भैया माफ कीजिए, हाथ फिसल गया। शेनली, क्या तुम इतने नाजुक हो सकते हो? बस एक कपड़ा है ना। मिंग दी ने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने भाई का भी ख्याल नहीं रखते। जब तुम ये सब कर रहे थे क्या तुम्हें जरा भी दया नहीं आई? आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम दोनों बदनसीब प्रेमियों को नर्क में अच्छे से मिलने दूंगा। रुको, सब रुको। जूनजू अंदर है। जूनजू और छोटे साहब घंटी के अंदर है। क्या जूनजू घंटी में? हे भगवान, तो जोर से बजाने से अंदर वालों का क्या हुआ होगा? यह तो हत्या है। रुको, छोटे साहब, शेन परिवार का छोटा साहब, वे दोनों अकेले घंटी में क्या कर रहे थे? चुनलान, तुम क्या कह रही हो? जूनजू घंटी में है, मिंग दी भी। यह कैसे हो सकता है? वे दोनों कैसे एक ही घंटी में घुस सकते हैं? यहाँ तो मंदिर का पवित्र स्थान है। वे अंदर क्या कर रहे हैं? हाँ, मंगेतर और देवर घंटी में छिपे हैं। नहीं, क्या छुपाई खेल रहे हैं? सच है। शेन जी, आपसे विनती है, जल्दी से घंटी उठवा दीजिए। देर हो जाएगी, फिर सच में समय नहीं बचेगा। राजकुमारी जी और छोटे साहब सच में हवा से बचने के लिए नहीं, बारिश से बचने के लिए अंदर गए थे। जल्दी करो, जल्दी से घंटी उठाओ, लोगों को बचाओ, जल्दी बचाओ। अगर राजकुमारी जी को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? अब उठाएंगे। ये 60 जोरदार चोटें और बीच में लगातार कंपन उन्हें बहुत पहले यमलोक पहुंचा देती। अगर बच भी गए, अंदरूनी अंग फट गए, दिमाग का सारा पानी निकल गया, तो बाकी की जिंदगी बिस्तर पर पड़े कटेगी। एक लाचार इंसान बन जाएंगे। जल्दी करो, जल्दी से घंटी उठाओ और लोगों को बचाओ। किसी की जान मत जाने दो। राजकुमारी जी। याओ एयर, मिंग भाई, यह सब कैसे हो गया? साहब, आपको क्या हुआ? कोई है? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। साहब बेहोश हो गए। पूरी तरह मर गए, पूरी तरह। इस बार सच में मर गए। सही हुआ, ये लोग भाई की पीठ पीछे कर रहे थे। इसे कहते हैं अभी का फल मिलना। अब तो मजा आ गया। भाई के पास पैसे आ गए और मंगेतर भी छूट गई। अब और अच्छा बाजरा खरीद सकते हैं हमारे लिए। शाबाश छोटे बच्चों, बाद में आंगन में बढ़िया सुनहरे बाजरे की फसल लगाऊंगा ताकि तुम पेट भर खा सको। शेनली, तुम सांप जैसे दिल वाले जहरीले आदमी हो। बहुत हो गया, अभी और बदनामी चाहिए। पिताजी, मुझे नहीं पता था। मुझे सच में कुछ नहीं पता था। मैं तो बस राजकुमारी जी के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करके प्रार्थना करवाना चाहता था। किसने सोचा था कि वे दोनों ऐसी जगह पर होंगे? वह हुगुओ मंदिर है। यह बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान है। वे भगवान के सामने कैसे ऐसा अश्लील काम कर सकते हैं? यह ईश्वर का अपमान है। यह अभिशाप है। उसकी इकलौती पोती मर गई। हो परिवार का वंश तो खत्म हो गया, लेकिन वह इस मौके का फायदा उठाकर मुझे दबाना चाहता था। शेन परिवार को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता था। लेकिन ईश्वर का अपमान शब्द बहुत भारी है। इस उम्र के लोग भूत प्रेत की बातों से सबसे ज्यादा डरते हैं। अगर वह मुझ पर जिम्मेदारी थोपने पर जोर देता है तो यह भयानक घोटाला अदालत में ले जाना पड़ेगा। तब शियाओं को बौद्ध मंदिर में व्यभिचार का कलंक मिलेगा। हो परिवार की नींव पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। शेन जी, आपका इरादा अच्छा था, लेकिन काम गलत हो गया। यह सब इस दुष्ट नौकरानी चुनलान की वजह से हुआ, जिसने जानबूझकर सूचना नहीं दी। इसने मालकिन को नुकसान पहुंचाया। बूढ़ी माताजी, माफ करें, मुझे मजबूर किया गया था। मेरे पास कोई चारा नहीं था। इसे घसीट कर ले जाओ और डंडों से मार डालो। मालिक तो मर चुका है, तो कुत्ता कैसे जिंदा रह सकता है?
महोदय, बहुत बुरी खबर है। सौतेले पिता बाहर पागलों की तरह झूठ फैला रहे हैं। कह रहे हैं कि आपको पहले से पता था दूसरे साहब और राजकुमारी के बारे में और जानबूझकर जाल बिछाकर नुकसान पहुंचाया। यह भी कह रहे हैं कि आपने भिक्षुओं को रिश्वत दी, जानबूझकर घंटी रोक दी। अब पूरी राजधानी हम पर हंस रही है। यह पागल कुत्ता तो तब तक मानेगा नहीं जब तक हार न मान ले। जब इसे इतनी जल्दी मरना है तो मैं इसकी मदद कर दूं। उस बूढ़े की पृष्ठभूमि खंगालो, जितनी गंदी हो उतना अच्छा, उसका अंडरवियर तक निकाल लो। मिल गया। वह लियू बाहर चुपके से एक प्रेमी रखता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने आपके परिवार के शाही खजाने से पैसे भी चुराए और उसे दिए। शेन मिंग के लिए लाए गए उपहारों को भी उसने नकली चीजों से बदलकर असली पैसे हड़प लिए। बहुत अच्छा काम किया। इन घातक सबूतों को बिना किसी संदेह के मेरे लालची पिता को बता दो। बेशर्म आदमी, तुमने मेरे पैसे लेकर अपने प्रेमी को दिए, मैं तुम्हें मार डालूंगा। शेन जी, पहले हमारे हो परिवार ने आपके साथ अन्याय किया। हालांकि याओ अब नहीं रही, लेकिन हमारा रिश्ता अभी भी है। पहले का विवाह करार अब रद्द है। अगर आप भविष्य में शादी करें, हो परिवार कोई रोक नहीं लगाएगा। महोदया, आप बहुत विनम्र हैं, लेकिन यह रिश्ता तो बहुत अस्पष्ट है। बेहतर होगा हम कुछ ठोस बात करें। आपकी बेटी राजकुमारी ने अपने जीवन काल में मेरे नाम का उपयोग करके शेन परिवार की दुकान से जो कीमती प्राचीन वस्तुएं और पेंटिंग्स ले गई थी और जो 50,000 चांदी के सिक्के उसने लिखित में उधार लिए थे, क्या अब उन्हें वापस नहीं करना चाहिए? व्यक्ति मरने के बाद कर्ज खत्म हो जाता है। याओ एयर तो मर चुकी है और तुम फिर भी कर्ज वसूल कर रहे हो। तुम्हारे शेन परिवार में कोई कानून नहीं है क्या? महोदया, आप गलत कह रही हैं। उधार लिया हुआ पैसा वापस करना स्वाभाविक और न्याय संगत है। यदि आपका महल वापस नहीं करता तो मुझे शुंतियानफू में जाकर न्याय की गुहार लगानी पड़ेगी और साथ में राजकुमारी और उसके सौतेले भाई की बुद्ध घंटी में हुई वह प्रेम कहानी पूरी राजधानी के लोगों को विस्तार से सुनाऊंगा। ठीक है, हम देंगे। हमारा महल, हम अपना सब कुछ बेचकर भी तुम्हें चुका देंगे। गोंगा जी, बाहर के लोग तो बड़े आराम से बात करते हैं, उन्हें पता नहीं क्या हो रहा है। वे कहते हैं कि आप अपने अधिकार में होकर भी दया नहीं दिखाते। कहते हैं कि राजकुमारी की लाश अभी ठंडी भी नहीं हुई और आपने महल की बूढ़ी माँ से पैसे मांगने शुरू कर दिए। बिल्कुल बेरहम और निर्दयी। उनके मुंह पर तो लगे हैं, उन्हें बोलने दो उन्हें। महल की सदियों पुरानी प्रतिष्ठा, लेकिन असली सोना चांदी तो वे निकाल नहीं सकते। बस इन्हीं मुंह की लड़ाइयों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। गूंगा जी, वह बूढ़ी औरत बहुत बुरी है। उसका इरादा आपको असली चीजें देने का नहीं है। कल रात महल का प्रबंधक अपने लोगों के साथ छुपकर शहर के पश्चिमी भूत बाजार से कई गाड़ियां भरकर नकली सामान लाया। जो सोंग राजवंश के रुयाओ और पिछले राजवंशों की पेंटिंग्स थी, सब ताजा नकली निर्मित हैं। प्रबंधक लोगों से चाय के पानी में पेंटिंग्स भिगोकर पुरानी बनवा रहा है और चीनी मिट्टी के बर्तनों को कूड़े की बाल्टी में दबाकर पुराना रूप दे रहा है। यह महल की बूढ़ी औरत सच में जिद्दी है। जब तक सबूत न दिखे तब तक नहीं मानती। वह नकली चीजों से असली की जगह लेना चाहती है। न केवल बड़ा कर्ज चुकाने से बचना चाहती, बल्कि मुझे भी टालना चाहती है। जब वह इतना नाटक करना पसंद करती है तो मैं उसके लिए एक बड़ा मंच तैयार करूंगा, पूरी राजधानी का सबसे बड़ा थिएटर। गोंगा जी, आप आदेश दीजिए। 500 चांदी के टके लेकर शहर के सबसे बड़े देयूएलू में जाओ। कल की दूसरी मंजिल की शानदार सीटें और पहली मंजिल का हॉल सब मेरे लिए बुक कर दो। गोंगा जी, हम रेस्टोरेंट क्यों बुक कर रहे हैं? एक शुभ अवसर मनाने के लिए। जाओ और राजधानी के सभी बड़े अधिकारियों, व्यापारियों और सभी बड़े मुहरखानों के पुराने सर्राफों को सुनहरे निमंत्रण पत्र भेजो। कहो कि मैं शेन ली कल देयूएलू में महल के साथ एक सार्वजनिक कर्ज चुकाने का समारोह आयोजित करूंगा। भाई साहब, बहुत समझदारी। पूरे शहर के सामने यह सौदा करेंगे। मुझे देखना है कि हाउफू अब भी कोई चाल चल सकता है या नहीं। शेन बड़े भाई साहब, बूढ़ी माँ ने अपना वादा निभाया है। मूलधन और ब्याज सहित पूरा चुका दिया। इस संदूक में सभी अनमोल खजाने हैं। आपको स्वयं अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए। वांग प्रबंधक, इतना धूमधाम से मैं शेन कैसे लापरवाही कर सकता हूँ? जब से बूढ़ी माँ ने अपना प्यार त्याग दिया तो कृपया यहाँ के सभी विशेषज्ञ एक नजर डाल लें। सभी ध्यान से देखिए, ये बूढ़ी माँ का दहेज का अनमोल खजाना है। सांग राजवंश का प्रसिद्ध रुयाओ का आसमानी नीला ग्लेज वाला 2 कान वाला फूलदान। अरे, यह ग्लेज का रंग, यह चमक। शेन ली, तुम पागल हो गए हो। यह सांग राजवंश का रुयाओ है। तुमने हाउफू की विरासत को तोड़ दिया। क्या तुम इसकी भरपाई कर सकते हो? 50,000 तायल का कर्ज आज खत्म माना जाएगा। क्या जल्दी है?
सांगरू याओ, वांग प्रबंधक, कृपया अपनी आंखें खोलकर देखो। इस फूलदान के तल पर जिंगपिंग 3रे वर्ष अंकित है। वर्तमान सम्राट को राजगद्दी मिले केवल 5 साल हुए हैं। क्या वह पहले से जान सकता था कि हमारे महान जिंग राजवंश का नाम छापेगा? पुराना बनाने की तकनीक, मिट्टी में सस्ती राख मिलाई गई है। यह तो विशेषज्ञों की आंखों का अपमान है। हाउ फू की चालें वाकई चौंकाने वाली हैं। स्याही अभी सूखी भी नहीं है। 3 फीट दूर से भी एक सस्ते टाइगुआनिन चाय की तेज गंध आ रही है। 2 तायल चांदी में खरीदा गया कबाड़, 50,000 तायल नकद के बदले में। हाउ फू सच में पागल हो गया है गरीबी से, या फिर पूरे राजधानी के लोगों को बेवकूफ समझता है? एक प्रतिष्ठित हाउफू नकली चीजों से कर्ज चुकाता है। यह तो बेहद बेईमानी है। नालायक बेटा, तू वह नालायक है जो परिवार को बर्बाद कर रहा है। कोई आओ, इस दुष्ट को बांध दो। अगर आज मैंने तेरी टांगे नहीं तोड़ी तो शेन परिवार बर्बाद हो जाएगा। शेन परिवार तेरी वजह से बर्बाद हो जाएगा। बाल आग से आपल। क्या बाहर शर्मिंदा होना काफी नहीं था? अब घर आकर अपने बेटे को मार डालेगा ताकि हाउफू को खून से सना एक वफादारी का सबूत दे सके? मुझे कुछ पता है। क्या तू जानता है? हाउफू का मरा हुआ ऊंट घोड़े से बड़ा होता है। जैसे ही बूढ़ी माँ को सांस मिलेगी, बस अपनी छोटी उंगली हिलाएगी, हमारे शेन परिवार को कुचल देगी। कर्ज का कागज निकल, अभी मुझे दे दे। तुझे देकर क्या करूं? मैं खुद हाउफू जाऊंगा। कर्ज का कागज लेकर खुद बूढ़ी माँ के सामने घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। बस सामने कर्ज का कागज जला दूं और एक बड़ी रकम चांदी दे दूं तो मामला शांत हो जाएगा। मैं शेन परिवार को तेरे हाथों बर्बाद होते नहीं देख सकता। तो यह है मेरे पिता, अपनी दयनीय बिजनेस बचाने के लिए मेरी एक खाल उतारकर दुश्मन को खुश करना चाहते हैं। पिताजी, क्या आपके दिमाग में भूसा भरा है? आज दे युएलाओ की लड़ाई, हाउफू के नकली कर्ज चुकाने का घोटाला पूरे शहर में फैल गया। बूढ़ी माताजी का चेहरा मैंने पहले ही कीचड़ में रौंद दिया। अगर आप कर्ज के कागज लेकर घुटने टेक देंगे तो पूरी राजधानी को बताएगा शेन परिवार एक कमजोर और बेकार है। जैसे ही हाउफू को होश आया, वे सबसे पहले करेंगे आपकी सारी संपत्ति हड़प लेंगे। हम दोनों को मार डालेंगे। गोंगजी, मालिक, बुरी खबर है। क्या हुआ? क्या चिल्ला रहे हो? वो दाली सी के शाओक्विंग साहब खुद लोगों को लेकर हमारी हवेली को घेर लिया है। हाउफू की बूढ़ी माताजी ने दरबार के गुप्त सूत्रों का इस्तेमाल किया, कहा कि हु गुओ मंदिर की घंटी का मामला जानबूझकर हत्या है। दाली सी के शाओक्विंग ने शुन तियानफू को छोड़ दिया और गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। गोंगजी को फिर से जेल डालने वाले हैं। दाली सी, वह तो यमराज का दरबार है। मैंने पहले ही कहा था, हाउफू हमें नहीं छोड़ेगा। तू नालायक, मरना है तो शेन परिवार को मत घसीटो। क्या देख रहे हो? रस्सी लाओ, उसे बांधकर सौंप दो। कहो कि यह सब उसी ने किया। गोंगजी, क्या करें? आप पिछले दरवाजे से भाग जाइए। भागूं? अगर मैं भागा तो चोर की दुम में पकड़ा जाऊंगा। नालायक, तू जीना नहीं चाहता। आप शेनली हैं? हु गुओ मंदिर की घंटी मामले में मौत का कारण संदिग्ध है। मैं आदेश पर हूं। आरोपी शेनली को गिरफ्तार करो, उसे बेड़ी लगाओ। बेशर्मी। दा जिंग कानून स्पष्ट रूप से कहता है, बिना शुन तियानफू के जज के फैसले के दाली सी को सीधे वंश के वैध पुत्र को बेड़ी लगाने का अधिकार नहीं। शाओक्विंग साहब बिना सोचे समझे मुझे बेड़ी पहनाना चाहते हैं। क्या सम्राट के कानून अब काम नहीं करते, या फिर दाली सी हाउफू का एक तंत्र बन गया है? यह शेनली कानून में माहिर है। अगर सच में सम्राट के कानून का उल्लंघन का आरोप लगा, यूशी ताई के पागल कुत्ते मेरी शिकायत करेंगे। मैं भी बच नहीं पाऊंगा और फंस जाऊंगा। वाह, कितनी तेज जबान है। मैं तो सिर्फ नियम के मुताबिक तुम्हें दफ्तर बुलाकर पूछताछ कर रहा हूँ। जब शेन गोंगजी आखिरी इज्जत चाहते हैं तो फिर गाड़ी में बैठ जाइए। शेन गोंगजी दाली सी में गए। लोहे जैसा आदमी भी 3 परत छिल जाएगा। अगर समझदारी दिखाओ, अच्छे से 50,000 तायल का कर्जनामा दे दो। शायद मैं तुम्हें पूरा दफन करने दूं। वरना क्या? हुजूर, मेरे पूरे शव की चिंता करने से बेहतर अपनी ही चिंता ज्यादा करें। मौत के मुंह पर भी ऐसी बकवास करते हो? मैंने सुना है हुजूर, पिछले 2 दिन पहले शहर के बाहर यूकुई शांजुआंग के पास एक नई हवेली खरीदी है।
पता नहीं हुजूर के उस मामूली सालाना वेतन से इतनी अच्छी जगह कैसे खरीद पाए। मानजुआन, तू क्या बकवास कर रहा है? क्या बकवास है? हुजूर को अच्छी तरह पता है कुछ चीजें गुप्त कक्ष के नीचे छिपी हुई हैं। जरूरी नहीं कि वे पूरी तरह से छिपी रहें। नीचे कौन है? वह कैसे हो सकती है? बेशर्म भिक्षु, सच सच बता, क्या तुमने शेन ली से भारी रिश्वत ली है? जानबूझकर तांबे की घंटी में जाल बिछाया, जानबूझकर हत्या का प्रयास। जी राजकुमारी और शेन परिवार के दूसरे बेटे को अगर एक शब्द भी झूठ बोला, मैं आज तुम्हें दालीसी के 108 तरीकों का अंजाम चखाऊंगा। हे महाराज, हे भगवान, मैं बेकसूर हूँ। वे दोनों उपासक बेशर्म थे। पवित्र बौद्ध स्थल पर अश्लील काम किया, भगवान का अपमान किया। मैं तो सिर्फ घंटी बजाकर प्रार्थना कर रहा था। कौन जानता था कि वे बिना कपड़ों के घंटी के अंदर छिपे होंगे। वह कर्माग्नि थी, दैवी दंड था, कर्माग्नि थी, अदल दंड थे, कर्माग्नि थी। बिल्कुल बकवास। साफ है कि तुम लोग मिले हुए हो। अरे, इस बूढ़े भिक्षु को पिंजड़े में डालो, देखते हैं उसकी हड्डियां उसकी जुबान से ज्यादा सख्त हैं या नहीं। शाओकिंग महोदय, बहुत बड़ा अधिकार है आपका। हुगुओ मंदिर 100 साल पुराना मंदिर, क्या यहाँ तुम्हें जबरदस्ती कबूल करवाने की इजाजत है? यह बात सैकड़ों भक्तों ने अपनी आंखों से देखी। हाउ परिवार की बूढ़ी महिला ने खुद इस शर्मनाक घटना को स्वीकार किया, लेकिन हुजूर ने शुनतियान फू को दरकिनार कर केस पलट दिया। इतनी जल्दी में हाउ परिवार को बचाने हुजूर को हाउ परिवार की प्रतिष्ठा की इतनी चिंता है? क्या आपने गुप्त रूप से हाउ परिवार से अवैध धन लिया है? क्या हुजूर की हिम्मत सिर्फ उन हजारों ताई की रिश्वत पर टिकी है? बदमाश ने हद कर दी। अदालत में सरकारी अधिकारी को बदनाम करने की हिम्मत? उसे सजा दो। पहले उसके पैरों को पिंजड़े में कुचल दो, देखते हैं वह खड़ा रह पाता है या नहीं। मुझसे बहस कर रहा है। सब रुक जाओ। सुबियांशियू, तुम नए परीक्षा में तीसरे स्थान पर हो, लेकिन इस अदालत में तुम्हें आदेश देने का हक नहीं है। ये धूर्त लोग अपनी बातों से बहकाते हैं। मैं सजा क्यों नहीं दे सकता? जो भी हत्या के मामले हों, बिना पक्के सबूत के और बिना पीड़ित के सामने साक्ष्य के, मुख्य न्यायाधीश बिना अनुमति यातना नहीं दे सकता। उल्लंघन करने वाले को भी वही सजा दी जाएगी। शाओकिंग जी, यह मामला शुनतियानफू ने दुर्घटना मान लिया था। आप सिर्फ एक तरफ की बात सुनकर केस दोबारा खोल रहे हैं। बिना किसी सबूत के आप यातना देने जा रहे हैं। आप इतनी जल्दी में हैं कि जबरन कबूल करवाना चाहते हैं। क्या आप सच में मामले की जांच कर रहे हैं या किसी और के लिए हत्या करवा रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कानून के अनुसार काम करने वाले हो। चूंकि सुबियांशियू को लगता है कि मामले की फिर से जांच जरूरी है, मैं तुम्हें यह सम्मान देता हूँ। कोई है? अभियुक्त, शेन ली के बाहरी वस्त्र उतार दो। अभी दालीसी के किनारे के कमरे में रखो। फिर से सख्ती से पूछताछ करो। कोर्ट खत्म। हो फू का मैनेजर कल रात सुईझू शान झुआंग गया था। एक गाड़ी भरकर अच्छी चीजें लाया। सिर्फ नकद 30,000 रुपए थे। उस बड़े अफसर ने सारे पैसे किताबों की शेल्फ के पीछे छिपा दिए और कई काली डायरियां भी थीं। उनमें उसके जबरन जमीन हथियाने और रिश्वत लेने के हिसाब थे। 30,000 रुपए में मेरी जान खरीदी। हो फू की माताजी ने बहुत बड़ा खर्च किया। बस अफसोस कि उसने जो निगला वह सोना चांदी नहीं था, बल्कि मौत की घंटी थी। शाबाश, वापस जाकर तुम्हें सबसे मोटा कीड़ा दूंगा। चिनहुआंग मंदिर के पीछे गली में जाकर अकिंग से मिलो। उसे बताओ कि सुबह होने से पहले यह चीज जांग यूशी की मेज पर पहुंच जानी चाहिए। अभियुक्त शेन ली को लाओ। शेन ली, बर्फ के घर में तुम्हें सबक सीख लिया। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। हुगुओ मंदिर में हत्या का मामला तुम कबूल करते हो या नहीं? शाओकिंग साहिब पैसे के लिए आसमान को भी ढकने की हिम्मत कर रहे हैं। भले ही मैं कबूल कर लूं, क्या आप इसे स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं? बहुत जिद्दी हो। इसे बड़ी यातना दो, देखते हैं कि वह और जुबान चला सकता है या नहीं। बहुत बहादुर हो। अदालत में मनमानी सजा देने की हिम्मत, ईमानदार लोगों को फंसाना। झांग साहिब, आप यहाँ कैसे आए? झांग साहिब, मैं बेकसूर हूँ। चुप रहो। दालीसी के शाओकिंग ने बड़ी रिश्वत ली है, जबरन जमीन हथियाई, सबूत पक्के हैं। अरे, इसे गिरफ्तार करो, इसका सरकारी लिबास उतारो, उसे जेल में डालो, सम्राट के फैसले की प्रतीक्षा करो। दाली मंदिर ने निजी यातना दी, इस मामले के दस्तावेज रद्द। शेन ली, तुम निर्दोष हो, अदालत समाप्त करो। मैं आपका आभारी हूँ धर्मात्मा न्यायाधीश। कल आपने न्याय के लिए बोला, धन्यवाद। शेन हमेशा याद रखेगा। शेन साहब जेल में थे, लेकिन आपने उस शक्तिशाली उच्च न्यायालय के अधिकारी को एक रात में नष्ट कर दिया।
आपकी बुद्धि और कुशलता ने मुझे चकित कर दिया। हमारे बीच अभी बहुत कुछ बाकी है, फिर मिलेंगे। बूढ़ी माता खत्म हो गई। अधिकारी के घर को जब्त कर लिया और उसे जेल भेज दिया। शेनली को बेगुनाह छोड़ दिया गया। बूढ़ी माता, डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर बुलाओ। हमारे स्वामी का आदेश है। औ परिवार ने कर्ज नहीं चुकाया, आज से उनका दरवाजा बंद कर दें और कर्ज वसूल करें। एक मक्खी भी बाहर नहीं निकल सकती। शेनली, तू नालायक, सोचता है तू क्रांति कर सकता है। हाउ परिवार अब कोने में आ गया। बस मैं ये नकली डायरी दे दूं। बड़ा भाई शेनली देवता जैसा दिखता है, लेकिन दिल सांप और बिच्छू जैसा। जेड पेंडेंट को चारा बनाकर मुझे गोओसी मंदिर के बड़े घंटे में फंसाया। अगर मैं मर जाऊं तो ये बड़ा भाई शेनली ही होगा जिसने संपत्ति के लिए यह घातक जाल बिछाया। माँ, यह पत्र हाउ परिवार की बूढ़ी माता को सौंपो। उसे बताओ बस मुझे इस जगह से निकालने के लिए किसी को भेजो। मेरे पास शेनली के और भी काले रहस्य हैं। काम पूरा होने के बाद तुम्हें 1000 चांदी के सिक्के मिलेंगे। उस बूढ़े ने नकली खूनी पत्र लिखा। जल्दी जाकर मालिक को बताओ। वाह, क्या शानदार योजना है। दोनों पैर टूट गए, फिर भी शांत नहीं बैठा। नकली खूनी पत्र लिखने की सोची, मुझे मेरे सौतेले भाई की हत्या का दोषी ठहराने की चाल। मेरे प्यारे पिता, लगता है तूने मठ में बहुत आराम से खाया है। स्वामी, यह योजना बहुत घातक है। वह नन अभी राजधानी की ओर जा रही है। क्या मैं कुछ आदमियों के साथ जाकर उसे रोकूं? उस नकली पत्र को उसके साथ ही नष्ट कर दें। रोके? क्यों रोके? लेकिन अगर वह पत्र हाउ परिवार तक पहुंच गया? चूंकि वह हाउ परिवार के साथ गठबंधन करके मेरा सामना करना चाहता है, तो मैं उसकी खुशी क्यों खराब करूं? न केवल हमें रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उसके इस तोहफे को और भी शानदार बनाना चाहिए। पूरे पत्र में सबसे गंदी गालियां हैं, जिसमें राजा को बहुत बुरी तरह कोसा गया है और साथ में हाउ परिवार को भी, बूढ़ी माता के पूर्वजों को भी कोसा गया है। यह राजद्रोही और जादू टोने वाली प्रार्थना पूरे परिवार को मौत की सजा दिलाने के लिए काफी है। इन दो चीजों को एक जैसे चमड़े के लिफाफे में रखो। शहर के बाहर यूएलआई सराय में जाकर निगरानी करो। वह नन आज रात वहीं रुकेगी। जब वह सो जाए असली पत्र बदल दो। सफाई से काम करो, मैं उन्हें आपस में लड़वाना चाहता हूँ। समझ गया, किसी को पता नहीं चलेगा। बूढ़ी माताजी के शुई युए मंदिर से आया गुप्त पत्र। लियूशी का कहना है कि शेनली ने खुद जाल बिछाया। दूसरे साहब की हत्या का पुख्ता सबूत जैसे ही यह मिलेगा, हमारा होऊ फू बरी हो जाएगा। क्या? भगवान ने हमारे होफू को नहीं छोड़ा। शेनली, देखता हूं तू इस बार कैसे बचता है। जल्दी करो, जोर से पढ़ो, सबको सुनने दो कि शेनली ने क्या किया। आसमान अंधा है, राक्षसों का राज है। यहाँ राजधानी में वह अंधा और बूढ़ा मूर्ख राजा। पढ़ो। क्यों रुक गए? बूढ़ी माताजी, यह लिखावट लियूशी की है, लेकिन सामग्री वह आपको कहती है कि आप एक लालची बुरी नजर हैं, पति और बेटे को खा जाती हैं। बहुत पहले नरक के 18वें तले में जाना चाहिए था, और वह शाही परिवार को जादू से मारने की बात करती है। पूरे हो फू को हमारे साथ मरवा दे। मेरी जन्म कुंडली? यह तो मेरी जन्म कुंडली है। जादू टोना, यह तो पूरे खानदान को मिटाने वाला अपराध है। पागल हो गई है लियूशी, बिल्कुल पागल। जब उसने देखा कि उसका कुछ नहीं बचता, तो वह हमारे होफू को भी नीचे गिराना चाहती है। दरबार के तीनों विद्वानों को बुलाओ, उसे कल सूरज नहीं देखना चाहिए। जी। होफू मुझे मारना चाहता है। सजा मिलती है, सच में सजा मिलती है। बिना एक भी सिपाही खोए न केवल गठबंधन तोड़ दिया, बल्कि बूढ़ी माताजी के हाथों सौतेले पिता को खत्म करवा दिया। साहब, होफू में खलबली मच गई है। क्या हमें अब जाकर हिसाब लेना चाहिए? हिसाब लेने की जल्दी नहीं। हमारे उस प्यारे पिताजी जब से उथल पुथल मची है, चुपचाप 3 सबसे मुनाफे वाली दुकानों और 2 मनी एक्सचेंज की जमीन के कागज सब छुपा लिए। जमीन के कागज गायब हैं। साहब, यह तो बहुत पक्षपात है। आप सबसे आगे लड़ते हैं, जान की बाजी लगाते हैं, तब होफू और लियूशी को साफ करते हैं। उन्होंने कोई मेहनत नहीं की। अब जब हालात ठीक हुए, पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। उनकी नजर में हमेशा सिर्फ पैसा और घर का अधिकार है। अब जब होफू बिखर गया, मांस का टुकड़ा बन गया है, तो वह बिना रुके सामने आएंगे जीत का फल अकेले खाने के लिए। साहब, आप ऐसा कर रहे हैं। अगर बड़े बेटे को पता चला तो फिर से हंगामा हो जाएगा। देखो उसने हाल में क्या किया है। उसका दिल बहुत कठोर और बेरहम हो गया है। अगर वह वास्तव में 50,000 ताइल वापस ले लेता है,
पूरी तरह से सत्ता संभाल ले। मुझे तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं कैसे मरा। तो साहब का मतलब है तुम कल सुबह हाउफू पर लोगों को लेकर जाओ और बूढ़ी माता से कहो कि वह 50,000 ताइल का कर्ज माफ कर दिया जाए। लेकिन वह कर्जनामा बड़े बेटे के पास है। उसे देने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं उसका असली बाप हूँ। शहर के पूरब में वह वांग दाहू। क्या उसने अभी 7वीं पत्नी नहीं लाई? तुम वांग परिवार जाओ और कहना कि मैं शेन ली को उसके साथ ब्याह करने को तैयार हूँ। वह वांग दाहू तो एक अत्याचारी है, इंसान को खा जाता है, हड्डी तक नहीं उगलता। अगर बड़ा बेटा वहां गया, उसी अत्याचारी से यह कृतघ्न भेड़िया सुधरेगा। जब बड़ी रकम मिल जाएगी तो सही तरीके से नौकरों को भेजकर उसके आंगन को बंद करवा देंगे, कर्जनामा ढूंढ निकालेंगे, जमीन के कागज ले लेंगे, सीधे रस्सियों से बांधकर पालकी में डाल देंगे। जब वह वांग परिवार के दरवाजे में प्रवेश करेगा, फिर जीना या मरना उसकी किस्मत पर है। बेटे, आपके चेहरे का रंग इतना खराब क्यों है? एक दहेज अपने ही बड़े बेटे को एक बूढ़े बदमाश को देने के लिए प्रताड़ित करके मार डालने के लिए बहुत अच्छे जन्मदाता पिता। जब उसे लगता है कि शेन परिवार के मुखिया का पद मेरी जिंदगी को नियंत्रित कर सकता है, तो मैं इस शेन परिवार की नींव पूरी तरह से चकनाचूर कर दूंगा। जाओ, गौरैया के जरिए घर के साहूकार के गुप्त हिसाबों का पता लगाओ। मैं शेन वानशान को 3 दिनों के अंदर बर्बाद कर दूंगा। पूर्वी सड़क पर टोंग हुई साहूकार के कोष में चांदी खाते में दिखने वाली राशि का केवल 30% है, बाकी सब शेन वानशान ने चुपके से निकाल लिया है। जियांगनान के रेशम व्यापार के घाटे को भरने के लिए पश्चिमी बाजार के चावल के व्यापारी ने 2 महीने के माल का भुगतान नहीं किया है। उसे लगता है कि जमीन के कागज को गुप्त डिब्बे में बंद करके वह निश्चिंत हो सकता है, लेकिन उसे नहीं पता कि यह व्यापारिक साम्राज्य पहले ही से सैकड़ों छेदों वाली एक टूटी छलनी है। बस सही कमजोर जगह पर वार करो तो पूरी तरह से ढह जाएगा। इस पर शेनवान सान के 3 सबसे बड़े ग्राहक हैं और उनके पास साहूकार में जमा राशि का आधार। तुम मेरे निजी खाते से चांदी के नोट ले जाओ, भेष बदलकर उनसे मिलने जाओ, उन्हें बताओ कि शेन परिवार ने हाउ फू का कर्ज चुकाने के लिए फंड का सिलसिला टूटने वाला है। अगर वे कल सुबह अपना पैसा निकाल ले, मैं उन्हें अतिरिक्त 20% ब्याज देने को तैयार हूँ। बेटे, आप निश्चिंत रहें, मैं वादा करता हूँ कि इस आग को खूब भड़काऊंगा। शेन परिवार के पास पैसे नहीं रहे। हमारी मेहनत की कमाई जल्दी से निकालो। अगर अभी पैसा नहीं निकाला तो शेन का साहूकार भाग जाएगा। तोड़ दो इसे। सभी ग्राहकों शांत रहें, धैर्य रखें, मालिक पैसे जुटा रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहा? जो रोज भाई कहते थे, वे कहाँ गए? सब भाग गए। वह वांग बड़ा आदमी सुनकर कि हम पर मुसीबत आई है, हमें दहेज ठगने वाला कहते हैं। अब बाहरी बिलों में 10 लाख लियांग का घाटा है। अगर आज पैसे नहीं निकले तो वे लोग अंदर घुसकर हुकूमत को बुलाएंगे और हमारा घर जब्त करेंगे। 10 लाख लियांग खत्म, सब खत्म। 100 साल की विरासत एक दिन में बर्बाद। जेल नहीं जा सकता। मौत के काल कोठरी में अपमान सहना बर्दाश्त नहीं। मैं शेन परिवार का मुखिया हूँ। मौत भी इसी हवेली में आएगी। पिताजी यूं ही जाने की तैयारी कर रहे हैं? बाहर का कर्ज? क्या उम्मीद है कि बेटा आपकी जगह चुकाएगा? अरे नालायक, मेरा मजाक उड़ाने आए हो? शेन परिवार दिवालिया होने वाला है। मैंने तुझ मनहूस को पहले मरने नहीं दिया। ये बड़ी दया है। दिवालिया? बाहर का मामूली 10-12 लाख लियांग का छेद क्या है? मेरे पास न सिर्फ हुफू का 5 लाख लियांग का कर्जनामा है, बल्कि मेरी माँ की भारी निजी संपत्ति भी है। बस मैं चाहूँ तो आधे पहर में नकदी से आंगन भर सकता हूँ, बाहर के लुटेरों को भगा दूं। अच्छा बेटा, जल्दी से हुफू का कर्जनामा मुझे दे। मैं तुरंत घाटा भरने के लिए आदमी भेजूंगा। पिताजी, इतनी जल्दी क्या है? दुनिया में मुफ्त का खाना नहीं मिलता। मैं छेद भर सकता हूँ, लेकिन अब से मेरा ही चलेगा। मुख्य दुकानों की जमीन, खाते की मुहर, आज से सब मेरे नाम पर ट्रांसफर। अवज्ञाकारी नालायक, मैं अभी मरा नहीं हूँ और तू हुकूमत हड़पने की कोशिश कर रहा है। मैं अभी शुनटियान फू जाकर तुझ पर राजद्रोह का मुकदमा करूंगा। बहुत अच्छा पिताजी, जाइए और रिपोर्ट कीजिए। शेन परिवार पर हमला करो, आग लगाओ इस काले साहूकार की दुकान को। इन्हें जान देनी होगी। सुनिए पिताजी, क्या सच में लगता है मैं नहीं जानता? आप चुपके से मुझे वांग परिवार को दहेज में बेचने की योजना बना रहे थे। जब आपने रिश्तों की परवाह नहीं की तो मुझे बेदर्द होने का इल्जाम मत दीजिए। यह कागज अगर आप हस्ताक्षर करेंगे, शेन परिवार बचेगा, नहीं तो दरवाजा टूटते ही गुस्से में आए कर्जदार आपको जिंदा चीर देंगे। गुस। तुम्हें सब पता है। अंदर घुस जाओ और शेन वानशान को टुकड़े टुकड़े कर दो। दरवाजा टूटने वाला है पिताजी, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। लिएर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे मौत के घाट उतार दोगे। पिताजी, जब आपने जमीन के कागज छुपाए थे और मुझे वांग परिवार को बेचना चाहते थे, क्या आपने कभी सोचा था कि मैं आपका अपना बेटा हूँ?
आज से इस विशाल शेन परिवार में सिर्फ मैं ही मालिक रहूंगा। शेन परिवार दिवालिया हो गया है। शेन वानशान एक बदमाश है। जल्दी पैसे दो, दरवाजा तोड़ो। अगर बाहर नहीं निकले तो आज हम शेन हवेली जला देंगे। आकिंग, पंक्ति बनाओ। क्या शोर मचा रहे हो? शेन परिवार अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हारा एक पैसा भी कम नहीं होगा। मुंह से कहना आसान है, बाहर अफवाह है कि तुम्हारा बैंक खाली हो गया है। हमें असली सोना चांदी दिखाओ। उठा कर लाओ। लाइन में लगो, मूलधन और ब्याज समेत। अभी चुकता करो। अगर किसी ने हंगामा करने की कोशिश की, धक्का मुक्की या लाइन तोड़ी तो शुनतियानफू की जेल में जगह खाली है। बड़े साहब का यह तरीका मालिक स्टडी रूम में बंद है। अब शेन परिवार में शांति हो गई है। यह आसमान सच में बदल गया है। मौलिक स्टडी रूम में बंद है। जल्दी जाओ और नए मालिक को सलाम करो। बड़े साहब जबरदस्त हैं। हम सब बड़े साहब के वफादार हैं। बाहरी दुश्मन से निपटने से पहले अंदरूनी मोर्चा संभालना जरूरी है। अब अंदरूनी खतरा जड़ से खत्म हो गया है। अब आखिरी शिकार पर निकलने का समय है। ओ परिवार, तुम्हारा समय आ गया है। आकिंग, जी साहब। गोदाम जाओ। वह लोहे की जंजीर लाओ जो शेर की मूर्ति से बंधी है। सभी पहरेदारों को बुलाओ। मेरे साथ हो हवेली चलो, हिसाब चुकता करने। बंद करो। बदमाश, यह हो हवेली है। यहाँ ये है। तुम पागल हो गए हो? गेट पर ताला लगाने की हिम्मत? जल्दी हमें बाहर निकालो। हो हवेली की बूढ़ी माता का हस्तलिखित पत्र, जिसमें शेन परिवार से 50 शून्य चांदी उधार ली गई थी। आज समय समाप्त हो गया है। मैं शेन ली कहता हूँ, सूर्यास्त से पहले अगर 50 शून्य चांदी नहीं मिली तो मैं यह कर्जनामा लेकर शुनतियानफू जाऊंगा और जब्ती करवाऊंगा। तब हो हवेली के सभी लोग अपना बोरिया बिस्तर उठाएंगे और सड़क पर भीख मांगते घूमेंगे। हे भगवान, एक बड़ा हौफू और एक व्यापारी ने सड़क पर ताला लगाकर कर्ज वसूल किया। 100 साल की इज्जत मिट्टी में मिल गई। यह तो पिछले राजवंश के बड़े कलाकार की असली कृति है। दुर्लभ और अद्वितीय प्रति। तुम सिर्फ 5 सौतायल दे रहे हो। तुम्हारी असली कृति से क्या फर्क पड़ता है? अब पूरी राजधानी में कौन नहीं जानता? तुम्हारे हौफू पर देवता का प्रकोप और सरकारी मुकदमा है। जल्दी से नकदी चाहिए। बचाओ। 5 सौतायल, एक पैसा भी ज्यादा नहीं। बेचना है तो बेचो, नहीं तो नहीं। तुम लोग आग में घी डाल रहे हो। यह लूट है। तुम अब भी अपने आप को बड़ा हौफू समझते हो? दरवाजे के बाहर लोहे की जंजीर अब भी तुम्हारे गले में लटक रही है। क्या तुम्हारे पास अब मोल भाव करने का अधिकार है? बस आधे दिन में हौफू की पीढ़ियों की मेहनत से जमा की गई संपत्ति शेन परिवार द्वारा गुप्त रूप से नियंत्रित व्यापारिक संस्थानों ने कानूनी तौर पर सब कुछ लूट लिया। बड़े साहब, 5 लाख ताइल मूलधन और ब्याज सहित और गांवों और दुकानों के मूल्यांकन के साथ। बिल्कुल सही। जब से हौफू ने ब्याज सहित पूरा कर्ज चुका दिया है तो मैं शेन भी हठी नहीं हूँ। शी याओ ने जीते जी पतिव्रत धर्म नहीं निभाया और बौद्ध मंदिर को अपवित्र किया। दैवी दंड से मरी। ऐसे गंदे व्यक्ति के लिए मेरे शेन परिवार का मंदिर गंदा मानता है। आज से शेन और हौफू के बीच सारे रिश्ते खत्म। हौफू की आखिरी ओढ़नी भी फट गई। चलो चलते हैं। बुरा हुआ। जल्दी आओ। बूढ़ी माता जी बेहोश हो गईं। सुना है बूढ़ी हौफू माता को लकवा मार गया। अब उनका मुंह टेढ़ा और आंखें बेकार हो गई हैं। कुछ दूर के रिश्तेदार संपत्ति के लिए झगड़ रहे हैं और कोई उनकी परवाह नहीं करता। सजा मिली। और वह दुष्ट सौतेला पिता नन के मठ से भागना चाहता था। परिणाम स्वरूप उसका पैर टूट गया। अब वह जमीन पर रेंगता है। भैया सबसे बड़े हैं। बदला लिया और बहुत पैसा कमाया। सब कुछ वापस ले लिया। बेवफा सौतेले पिता और मूर्ख छोटे भाई को खत्म कर दिया। अब यह राजधानी मेरी है। साहब, नए प्रथम श्रेणी के विद्वान सुकुमारी ने निमंत्रण भेजा है। कहा है कि आपको झील और फूलों की सैर पर ले जाना चाहती है। झील की सैर जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊं? यह खूबसूरत बसंत, अगर मैं इसे मरे हुए लोगों की उदासी में बिताऊं तो यह बेकार होगा।
जब तक मेरे पास धन है इस दुनिया की कोई भी अच्छी औरत मुझे चुन सकती है, और जो मुझे धोखा देना चाहते हैं मुझे कुछ और लोगों को अंदर भेजने में कोई आपत्ति नहीं है, उसमें थोड़ी धूप बत्ती डालने के लिए।